आप लोग सामने देख पा रहे हो रे, आप लोग को आज मुझे जो आपको समझाना है वो समझाना है वर्क के बारे में, कार्य के बारे में कि आखिरकार कार्य होता क्या है ना। तो शुरुआत तो हम लोग बेसिक से करेंगे कि बेसिक क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल 5 टाइप के सवाल बनते हैं। चलो पहले आप जल्दी से समझ लो, कम शब्दों में समझो कि कार्य होता क्या। बच्चों जब भी कभी मैं कहता हूं कि भैया कार्य क्या है, डब्ल्यू क्या है, तो कहना कार्य जो है वो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है। बच्चों बल और विस्थापन, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कह दें, अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, तो बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, कार्य होता है ना। बच्चों अगर हमने डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक किया तो याद रखना डॉट प्रोडक्ट F इंटू डी बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। याद रखिएगा जब हम लोग A और B के बीच, अगर हम लोग A और B के बीच डॉट प्रोडक्ट कराते हैं हरा, तो याद रखना इसका फॉर्मूला होता है AB कॉस थीटा। सेम तरीके से ध्यान रखना यहां पर जो W का फॉर्मूला होता है वो हमारा हो जाता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा। बोलो भाई इतनी बात सबको क्लियर है। अब इस बात को हम समझते कैसे हैं सर, इस बात को हम समझते इस तरीके से कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सड़क है सर, इस हॉरिजॉन्टल सड़क पे मैंने कोई वस्तु रख दी, लेकिन इस वस्तु को खींचने के लिए सर, इस m किलोग्राम की वस्तु को खींचने के लिए मैंने एक फोर्स F लगाया, बट ये लगाया गया फोर्स डायरेक्ट सीधा नहीं है सर, ये लगाया गया फोर्स इस तरीके से इंक्लाइंड है और यह हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, है ना। तो बच्चों अगर हम इस बल F के दो कंपोनेंट कर ले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जहां पर थीटा आता है वहां पर कॉस लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखना जहां थीटा आता है वहां कॉस लगाते हैं, जहां थीटा नहीं आता है सर वहां पर लगाते हैं साइन। अब आप ये बताओ इस पिंड m को, m द्रव्यमान के पिंड को सर, m द्रव्यमान के पिंड को आगे कौन खींच रहा है, तो कहना आगे खींच रहा है सर F cos थीटा, है। मान लो F cos थीटा खींचा, F cos थीटा ने इसमें जितना भी विस्थापन लेके आया वो विस्थापन मान लीजिए D है, ओके। तो होता क्या है कि एक डिफिनीशन और बनती है कि खींचे जाने वाला बल और बल की दिशा में विस्थापन, ओके। तो देखो नीचे वाली दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी है कि जब भी कभी आपको कार्य W निकालना हो तो लगने वाला बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, दैट मींस आपको F cos थीटा के साथ इंटू डी कर देना है बस। कई बार हम लोग इसको उसी तरह से फिर से लिख देते हैं एफ डी कॉस थीटा, तो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन सर, इसको भी हम लोग कार्य कहते हैं, यह बल की दूसरी डेफिनेशन। अच्छा सर दूसरी बात सुनो बच्चों, जब भी कभी कार्य के बारे में बोला जाएगा कि कार्य कैसी राशि है, तो याद रखना कार्य हमारी जो है एक अदिश राशि है। कैसी राशि बच्चों, अदिश राशि है। अरा कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कहना कार्य का एसआई यूनिट बच्चों जूल होता है, जूल। और याद रखना कार्य का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो कह देना सीजीएस यूनिट होता है मेरे भाई अर्ग। तो कार्य का एसआई यूनिट जूल होता है और सीजीएस यूनिट अर्ग। और आपको पता है ये बात, जब हम लोग एक जूल की बात करते हैं तो एक जूल में कितना अर्ग होता है सर, एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ओके। तो ये हमारे पास कह सकते हो कार्य के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आप लोगों को मैंने दी, इससे ज्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब सुनो बच्चों, जब भी कभी आप रेलवे परीक्षा में जाइए तो याद रखिएगा 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे वर्क डन से। क्या है वो 5 टाइप के क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोग को मैं बताता हूं टाइप नंबर 01 है। टाइप नंबर 01 क्या है उस बात को समझो बच्चों। टाइप नंबर 01 को समझाने के लिए मैंने देखिए एक सड़क लिए, एक इंक्लाइंड सड़क लिए, एक क्षैतिज, फिर एक इंक्लाइंड। बच्चों आपको मैं बता दूं, जब भी कभी कार्य की वैल्यू अगर कोई पूछे कि कार्य का फॉर्मूला क्या है, तो कह देना कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। बोलो भाई क्लियर है। याद रखना मेरे भाई, जब भी कभी थीटा 90 डिग्री होगा, बल और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो cos 90 होता है 0, तब किया जाए कार्य 0। अगर बीच का एंगल 90 है तो ध्यान रखना किया जाए कार्य 0 होता है। बच्चों अगर बीच का एंगल 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो याद रखना किया जाए कार्य आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि cos अगर 90 से कम होता है बच्चों तो किया जाए कार्य पॉजिटिव, है ना। अगर बच्चों थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा है तो याद रखना किया जाए कार्य बताइए कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ये जो 3 मैंने पॉइंट बताए ना, ये 3 पॉइंट जो है हर बार आपको ये बताएंगे कि किया जाए कार्य पॉजिटिव है, कि किया जाए कार्य नेगेटिव है, तो किया जाए कार्य 0 है।
ओके, अब इस बात को पहले ध्यान से समझो जो मैं बता रहा हूं। मान लो ये सड़क है, एक तिरछी है फिर क्षैतिज है, है ना। जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है, पहले आप सीढ़ी उतरते हो, फिर प्लेटफॉर्म में चढ़ते हो, चलते हो, फिर सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है राजू, ये कोई लड़का है राजू है। राजू ने क्या किया, अपने सर पे एक वजन लिए है, राजू अपने सर पे वजन लिए और राजू आगे की ओर चलता चला जा रहा है। मान लीजिए आगे की ओर चल रहा है तो विस्थापन की डायरेक्शन कहां हो रही, आगे। बच्चों अगर ये राजू अपने सर पे वजन लिए तो आपको पता है कि इसका जो वजन होगा, इस पिंड का जो mg होगा, वो कहां की ओर काम करेगा, नीचे की ओर। तो आप बताइए इस पिंड का mg सर नीचे की ओर काम कर रहा है, विस्थापन की डायरेक्शन कहां है, सर विस्थापन की डायरेक्शन आगे है, तो बीच का एंगल 90। तो अगर ये कोई आदमी अपने सर पे अपने हाथ में सामान लेके आगे की ओर बढ़ रहा है, क्षैतिज सड़क पे बढ़ रहा है, तो उसमें mg नीचे होता है, विस्थापन आगे, है ना। इसीलिए बच्चों 90 डिग्री के एंगल में किया गया कार्य हमारा 0 होता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, mg द्वारा किया गया कार्य 0। चलिए ठीक है सर, अगर यही राजू सर सीढ़ी में नीचे उतर रहा होता, मान लीजिए यही राजू है सर, यही राजू जो है सीढ़ी में कहां उतर रहा होता, सर अपने सर पे वजन लेके सीढ़ी में ऐसे नीचे उतर रहा होता, ऐसे ऐसे ऐसे। सर मान लीजिए ये राजू सीढ़ी में वजन लेके ऐसे नीचे उतर रहा होता, मेरे भाई नीचे उतर रहा होता तो विस्थापन की डायरेक्शन ये हो जाती, बोलिए। और आपको पता है कि जो भी हमारा mg होता है, सर mg की डायरेक्शन कहां होती है, सर mg की डायरेक्शन नीचे की ओर होती है। भार mg की डायरेक्शन कहां की ओर होती है, नीचे की ओर, बोलो। तो अगर mg नीचे है तो यहां बनने वाला एंगल कितना, सर यहां बनने वाला एंगल थीटा 90 से कम होगा, और जब भी कभी 90 से कम होता है मेरे भाई तो किया गया कार्य कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अगर ये राजू सर पे वजन लेके नीचे की ओर उतर रहा होता तो गुरुत्वाकर्षण बल mg द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होता, ठीक है। अच्छा सर अगर यही राजू मान लीजिए सर पे वजन लेके ऊपर की ओर चढ़ रहा होता, ऊपर की ओर चढ़ रहा होता, देखो बच्चों ये राजू मान लीजिए सर पे वजन लेके इस तरीके से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऐसे, है ना। बच्चों अगर ये राजू इस तरह से विस्थापन d के साथ ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे, तो बताइए किया गया कार्य कैसा। तो मेरे भाई अगर ये राजू ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो बताइए mg की डायरेक्शन कहां होगी, तो कहना mg की डायरेक्शन तो सर नीचे की ओर। विस्थापन की डायरेक्शन कहां है, सर विस्थापन की डायरेक्शन ये है ऊपर की ओर। आप बात समझ रहे हैं ना। तो दोनों के बीच का एंगल अब कितना बना, तो कहना अब सर अब देख लो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, तो मेरे भाई अब दोनों के बीच का एंगल बन रहा है ये। अब आप बताओ ये एंगल कितना है, तो कहना ये एंगल सर गौर से देख लीजिए, ये एंगल 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है। यही रीजन है कि इस कंडीशन में किया गया कार्य बताइए कैसा हो जाएगा, सर 90 से ज्यादा है तो किया गया कार्य नेगेटिव। तो मेरे भाई सबसे पहले देखो भाई 5 टाइप के सवाल लेके आया हूं, और ये पांचों टाइप को समझाने के बाद मैं उस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा, एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो पहले आप ये सीख लीजिए कि जब 90 होता है तो किया गया कार्य 0, 90 से कम है उतर रहा था किया गया कार्य पॉजिटिव, 90 से ज्यादा है चढ़ रहा था किया गया कार्य नेगेटिव। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, मुझे थम्स अप करके बताओ यहां तक बात सबको क्लियर हुई, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी लेके आया हूं, है ना, जिससे कि आपको यह अंदाजा हो जाए कि इस पर क्वेश्चन बनता कैसे है सर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़े ध्यान से कायदे में सुनिएगा सवाल क्या लिखा हुआ है। सर प्रश्न ये लिखा हुआ है द्रव्यमान m का एक खंड, मान लीजिए हमारे पास ये द्रव्यमान m का एक खंड है सर, द्रव्यमान m का एक खंड, ये मान लीजिए m किलोग्राम द्रव्यमान का एक खंड है। आगे देखिए क्या लिखा है, बोला है कि इसे जुड़े तार के माध्यम से नीचे उतारा जा रहा है। मतलब इसमें हमने क्या किया सर, इसमें जो है हमने एक तार बांध दिया, इसमें हमने क्या किया सर, इसमें हमने एक तार बांध दिया, और इस तार के माध्यम से सर, इस तार के माध्यम से इसे कहां उतारा जा रहा है सर, इस खंड को नीचे उतारा जा रहा है, इस तार के माध्यम से ये ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे तार बांध दिया, और एक आदमी इस तार को ऐसे पकड़े हुए, और पकड़ने के साथ साथ वो कहां ला रहा है, ऐसे नीचे की ओर ला रहा है। तो बोला जा रहा है सिस्टम स्थिर वेग के साथ नीचे की ओर बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है और नीचे की ओर आ रहा है। तब बताइए क्या होगा, तब बताइए क्या होगा। पहला आंसर है गुरुत्व के बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक,
गुटके पर किए गए टार तनाव द्वारा किया गया टार ऋणात्मक, और इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया टार, और स्ट्रिंग मतलब रस्सी द्वारा किया गया टार परिमाण में बराबर। ठीक है, ओके। अब बताइए आंसर। सुनो बच्चों, आप लोगों को पता है कि वस्तु का जो mg है वो कहां की ओर काम करेगा, नीचे। ध्यान सुनो है। और मेरे भाई इसका जो तनाव है, रस्सी का तनाव कहां काम करेगा सर, रस्सी का तनाव और रस्सी का टेंशन काम करेगा सर ऊपर, है ना, टेंशन ऊपर। अब आप बताइए किसके द्वारा किया गया टार पॉजिटिव होगा, किसके द्वारा नेगेटिव। सबसे पहले आप देखो वस्तु नीचे आ रही है और mg भी कहां लगा है, नीचे। देखो वस्तु नीचे आ रही है, mg भी नीचे, तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया टार पॉजिटिव होगा, क्योंकि वस्तु भी नीचे आ रही है, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे लगा है, सर वस्तु द्वारा किया गया टार पॉजिटिव, ये एकदम सही। दूसरा देखिए, दूसरा है तनाव द्वारा गुटके पर किया गया टार ऋणात्मक, क्या ये बात सही है? अब आप बताओ तनाव कहां लगा है, सर तनाव लगा है ऊपर और वस्तु कहां आ रही, नीचे। आप देखो तनाव ऊपर है, वस्तु आ रही है नीचे, दोनों के बीच का एंगल कितना है, सर तनाव ऊपर है, वस्तु आ रही है नीचे, दोनों के बीच का एंगल 180 है, और मेरे भाई cos 180 -1 होता है। इसीलिए तनाव द्वारा किया गया टार, सर तनाव द्वारा किया गया टार नेगेटिव, ये भी एकदम बात सही है। आगे गुरुत्वाकर्षण द्वारा, सर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया टार और स्ट्रिंग द्वारा किए गए टार का परिमाण बराबर होगा, यह बात भी एकदम सही है बच्चों। क्यों ऐसा? इसलिए कि मान लीजिए वस्तु जो है 4 मीटर नीचे आ गई, वस्तु कितने मीटर नीचे आ रही, 4 मीटर नीचे आ रही, तो बच्चों कितना नीचे आई वो बराबर है, और अगर ये नीचे आ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स 0 तो ऊपर का t नीचे का mg दोनों बराबर। जब t और mg बराबर हो जाए तो इनके द्वारा किया गया टार बच्चों उसका जो परिमाण होगा वो भी बराबर होगा। सर ये तीनों सही है, तीनों सही है, तो इनके द्वारा परिमाण बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया टार जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि ये नीचे आ रहा है, और तनाव द्वारा किया गया टार नेगेटिव। ओके, जल्दी बताइए, बात सबको क्लियर हो रही? आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का आइडिया लग गया? अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, सर अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि मान लीजिए हमने फिर से m किलोग्राम के वस्तु को एक रस्सी से बांधकर, सर इस रस्सी से बांधकर इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, है ना, सर इस रस्सी से बांधकर इसको कहां की ओर ले जा रहा है, ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। अब आप जल्दी से मुझे बताइए, अगर रस्सी से बांधकर इसको ऊपर ले जा रहे हैं, अब किसके द्वारा किया गया टार पॉजिटिव, किसके द्वारा नेगेटिव है? अब बताइए जल्दी से, mg द्वारा किया गया टार पॉजिटिव कि तनाव द्वारा किया गया टार पॉजिटिव? तो कहना इस बार रस्सी सर ऊपर जा रही है, तो सर इस वाली कंडीशन में अगर रस्सी ऊपर जा रही है तो तनाव द्वारा जो कार्य किया जाएगा, सर तनाव द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि तनाव भी ऊपर और पिंड भी ऊपर जा रहा है। लेकिन mg नीचे है, पिंड ऊपर जा रहा है, mg नीचे है, पिंड ऊपर जा रहा है। तो बच्चों यहां पर अगर तुमसे पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बताइए कैसा कार्य किया जाएगा, तो कहना mg सर नीचे, पिंड ऊपर, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया टार नेगेटिव। तो ऐसे सवाल जब आपके सामने आते हैं तो कई बार हम लोग जो है भ्रमित होकर गलत कर देते हैं, इसलिए आप कृपया करके पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखें कि कब हमें किया गया टार पॉजिटिव बताना है, कब हमें किया गया टार नेगेटिव बताना है। पहला टाइप ये था। चलो दूसरा टाइप, सर दूसरे टाइप का जो सवाल बनता है वो कैसे बनता है वो भी सुनिए। है सर दूसरे टाइप का सवाल सुनिए, जब भी कभी हम आपसे कहते हैं कि वर्क में बताइए दूसरे टाइप का सवाल कैसे बनेगा, तो दूसरे टाइप का सवाल ग्राफ से बनता है। बच्चों यहां पर मैं एक ग्राफ बनाते दिखा रहा हूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी बल और विस्थापन का। हमेशा इस बात को याद रखना, अगर मेरे पास ये कोई बल और विस्थापन के बीच ग्राफ है ना, तो हमेशा याद रखना बल और विस्थापन के बीच अगर x1 से लेके x2 के बीच में कोई ग्राफ बना है बच्चों, है ना, तो इस ग्राफ का ये जो एरिया है ना, सर ये जो ग्राफ बना है इस ग्राफ का ये जो एरिया है
इस ग्राफ का ये जो एरिया है, सर ये एरिया क्या बताता है, तो कह देना ये एरिया बताता है वर्क डन। बल और विस्थापन के बीच का ये जो एरिया है, ध्यान रखना ये एरिया बताता है वर्क डन। बस आप ये एरिया निकालना सीख लो, आपको वर्क आ जाएगा, है ना। तो बच्चों बल और विस्थापन के बीच का एरिया वर्क डन देता है। दूसरा ये हमारा कॉन्सेप्ट है, टाइप 2 का सवाल है। चलिए अब जरा ये वाला सवाल सॉल्व करके देखिए, फटाफट जल्दी बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए। बोला जा रहा है कि d बराबर 0 से, है ना, यहां पर देखो एक बल और विस्थापन के बीच ग्राफ दिखाया गया है। d बराबर 0 से d बराबर 4 मीटर, d बराबर 0 से सर d बराबर 4 मीटर के बीच बताइए किया गया काम कितना। तो कहना सर यहां तो आपने बल और विस्थापन का ग्राफ दिखाया है, कमेंट भी करते रहिए थोड़ा सा। तो जैसे ही आपने कहा बल और विस्थापन का ग्राफ दिखाया है, तो मेरे भाई ये एरिया ही तो निकालना होगा, ये एरिया ही तो निकालना होगा। ये एरिया बन रहा है त्रिभुज, और आपको पता है कि त्रिभुज का जो एरिया होता है वो 1/2 लंब जुड़े आधार होता है। सर लंब तो इतना हो जाएगा ये, जो कि 10, और आधार देखिए कितना, आधार है 0 से 4 यानी 4। तो मेरे भाई यहां पर जो सॉल्व आने से दिखाई दे रहा है वो 20 नजर आ रहा है। आपने एरिया निकाल लिया 20, और मेरे भाई जैसे ही आपने एरिया निकाल लिया 20, तो बताइए इस सवाल में जब आपसे कार्य पूछा जाएगा तो कार्य को बताइए कितना बताओगे। सर कार्य को बताओगे 20 जूल के साथ। ओके, तो सवाल टफ नहीं है, बस आपको समझना है कि वर्क ग्राफ से कैसे निकाला जाता है। बल और विस्थापन के बीच का एरिया सर वर्क डन होता है, हमने निकाल दिया। ओके, एक और सवाल लीजिए सर, इसको भी सॉल्व करके दिखाइए। यहां पर भी आपको उसी तरह से वर्क निकालना है। क्वेश्चन लिखा है x बराबर 0 से x बराबर 50, मतलब यहां पर इस बार x बराबर 0 होगा और x बराबर 50 देख लो। और यहां पर देखिए न्यूटन में है, न्यूटन का मतलब ये बल है। ओके, न्यूटन में है। तो बोला है बताइए किया गया काम, किया गया काम। तो याली कंडीशन में भी आपको क्या निकालना है सर, याली कंडीशन में भी आपको निकालना है मेरे भाई कार। याली कंडीशन में भी आपको कार निकालाएगा, एकदम निकलाएगा। क्या करना है सर, कुछ नहीं, अंदर का सर ये एरिया निकाल दो बस, अंदर का ये एरिया निकाल दो बस। सर ये एरिया कैसे निकलेगा, तो बच्चों आप लोग को मैं बता दूं, पहले ये वाला एरिया निकाल दो। 25 गुणे 10, सर 25 गुणे 10 250 होता है। ये त्रिभुज है, 1/2 लंब जुड़े आधार 10 गुणे 25, 10 गुणे 25 सर 10 गुणे 25 250, और 250/2 अरे सर 250/2 125। ये लीजिए, हमने दोनों एरिया निकाल दिए, निकाल दिया। तो आप बताओ दोनों एरिया 250 प्लस 125 यानी दोनों को जोड़ दीजिए, तो बताइए कितना हो जाएगा, 375 जूल होगा। 250 थोड़ी ना है, 375 है ना। जैसे देखो बीके प्रसाद ने बहुत जल्दी मैथ वाली क्लासेस है, क्या बात है, समझ आ रहे ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो ये हमारे दूसरे टाइप का सवाल था जो वर्क डन में बनता है। वर्क डन में टाइप तीसरा सुनिए बच्चों, वर्क डन में जो टाइप तीसरा होता है ना, वो एक इक्वेशन दे देता है डायरेक्टली, कह देगा कि बल बराबर लिखा हुआ है, बल बराबर लिखा हुआ है 2 + 3x, 2 + 3x, है ना। तो आपको बोला जाएगा कि बताइए कार्य कैसे निकालें, कह देगा x बराबर, सर x बराबर 0 से x बराबर 4 मीटर तक के लिए आपको कार्य बताना है। x बराबर 0 से x बराबर 4 मीटर तक के लिए कार्य बताना है। तो मेरे भाई इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका इंटीग्रेशन मेथड है, कार्य बराबर इंटीग्रेशन f इंटू dx लगा दो। अगर आप इंटीग्रेशन f इंटू dx लगाते हो तो हमारा कार्य पता चल जाएगा। एक तो ये तरीका, ओके। दूसरा एक तरीका और होता है सर, दूसरा तरीका होता है कि जब भी कभी आपको कार्य निकालना हो और बल x के पदों में दिया जाए, किसके पदों में, x के पदों में, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग वहां पर औसत बल का इस्तेमाल करते हैं, एवरेज फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटू एक्स करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, वहां पर एवरेज फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटू एक्स करते हैं। भाई कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। एवरेज फोर्स कैसे निकालते हैं, तो कहना एवरेज फोर्स निकालने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं किस चीज का, सुनिए। एक्स बराबर 0 जब रखेंगे
x बराबर 0 रखिए तो बल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 न्यूटन। देख लो, x बराबर 4 मीटर रखिए, 4। जैसे x बराबर आप 4 मीटर रखते, 4 4 3 12 2 14, सर दूसरा वाला जो बल आ जाएगा वो 14 न्यूटन आ जाएगा, है ना। बताइए इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, तो कहना इन दोनों का एवरेज हो जाएगा बच्चा 2 और 14 का एवरेज जोड़ के आधा कर दीजिए 8 न्यूटन। तो वहां पर हम लोग किसका सहारा लेते हैं, सर वहां पर हम लोग एवरेज फोर्स का सहारा लेते हैं। ये दो तरीके होते हैं हमारे इस सवाल को सॉल्व करने के। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊं बच्चों, ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट तभी लगता है, सर ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब जो भी वेरिएशन हो रहा है वो लीनियर में हो रहा हो, मतलब रेखीय में हो रहा हो, है ना। और आप लोग के सिलेबस में परेशान मत हो, रेखीय वाला ही आता है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में इंटीग्रेशन नहीं है ना, इसलिए रेखीय का मतलब x में एक इक्वेशन हो, x में अगर एक इक्वेशन है रेखीय है तो ही ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है, अरे सभी तरीके में लगता है। किसी भी तरह की कोई भी इक्वेशन दी रही हो सब जगह आप ये लगा सकते हो, लेकिन ये कहां लगाएंगे, जब रेखीय हो। जैसे कि अगर ये समीकरण ऐसा लिखा होता 2 + 3x², तो मेरे भाई इस बार एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इस बार एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इस बार ये लगाएंगे, है ना। चलो अब मैं आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं जिससे कि आपको तरीका समझ में आए। ये टाइप तीसरा था, जैसे दिया ला देखिए, सवाल दिखाई दे रहा है सबको, एक बार बताओ, है ना। कोई बात नहीं, एक सवाल भी ले लेते हैं ना। ये देखो सर f बराबर लिखा हुआ है x + 4, ऐसे लिखा। अब क्या बोला है, बोला जा रहा है कि जब बल F बराबर x + 4 हो, 2 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करना है, तो बताइए किया जाए कार्य कितना। हमें विस्थापन कितने मीटर का उत्पन्न करना है, 2 मीटर का। तो मेरे भाई अगर 2 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करना है तो पहले तो x 0 रहा होगा, फिर विस्थापन हमें कितना करना है, सर 2 मीटर का उत्पन्न करना है। अब मेरी बात समझो, हमें विस्थापन को x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर के करना है। तो आपको करना क्या है, आपने देखा कि x में एक पावर है, मतलब ये इक्वेशन जो दी रही है वो रेखीय रूप से दी रही है, लीनियर दी रही है। तो आप अपने कार्य का फॉर्मूला एवरेज फोर्स औसत बल इंटू विस्थापन कर सकते हो। सुनना है सब लोग। चलो x बराबर 0 यहां रखिए, तो x बराबर 0 रखा जाएगा तो पहला बल आ जाएगा तुम्हारा 0 रखने से 4 न्यूटन है। चलो अब x बराबर कितना रखोगे, सर x बराबर रखोगे 2 मीटर, 2 मीटर रखिए, तो जैसे ही 2 मीटर रखा जाएगा तो दूसरा बल आ जाएगा 4 2 6 न्यूटन। बात समझ रहे? अब बताओ 4 और 6 का औसत कितना, तो कहना 4 और 6 का औसत होता है मेरे भाई जोड़ के आधा। तो 4 और 6 का औसत जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 4 + 6/2 हमने औसत ले लिया, इंटू x। और मेरे भाई x कितना है, 0 से 2 मीटर, 2 मीटर का विस्थापन करना है, तो हमने औसत बल इंटू विस्थापन कर लिया। सर यहां पर 10/2 यानी जो भी आंसर जाएगा बच्चों वो 10 जूल के साथ जाएगा, यानी 10 जूल हमारे इस सवाल का सही आंसर माना जाएगा। 10 जूल सही आंसर है, 5 नहीं 10। मैंने इसका दूसरा तरीका बताया था आप लोगों को, कौन वाला तरीका, इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड कहता है कि कार्य निकालना है आपको, तो इंटीग्रेशन f × dx कर दो, बस यही ना। चलो तो बताइए f की जगह पे क्या रखा जाएगा, f की जगह x + 4 × dx। बच्चों इसके लिए इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। अब आप लोग डिप्लोमा बीटेक ITI वाले हो, सब जगह इंटीग्रेशन पढ़ाया ही जाता है, मुझे अच्छे से पता है। तो बच्चों x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x। लेकिन आपको लिमिट रखनी होगी 0 से 2 मीटर। तो मेरे भाई लिमिट रखी कैसे जाती है, पहले ऊपर वाली लिमिट 2, फिर चिन्ह बदल के नीचे वाली लिमिट। तो जब आप नीचे वाली लिमिट 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो पहले 2 ही रख दो, तो 2² 2 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, सर 4 × 2। 0 रखने से सब 0, तो मत रखिए ना मेरे भाई, इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। सर आंसर अभी भी कितना आ रहा है, 10 जूल आ रहा है ना। बताइए सुंदरम, एक बार बता दो, अब समझ में आ गया सुंदरम, तुम्हें क्लियर है? चलो तो अगर इक्वेशंस दी जाती है तो कैसे कार्य निकाला जाता है सीख लीजिए।
चलो अब ये बड़ा प्यारा टाइप है मेरे भाई। ये टाइप रेलवे ने कम से कम 2 से 3 बार रिपीट किया है, 2 से 3 बार रिपीट किया है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये टाइप है क्या, है ना। सुनो बड़े ध्यान से जो मैं आपको बात बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए ये टाइप 4 है सर। टाइप 4 ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक जो है सर, मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है सर। ये रॉड इस तरह से जमीन में पड़ी है, ध्यान से सुनिएगा, ये रॉड इस तरह से जमीन में पड़ी है मेरे भाई। ये जो रॉड है, इस रॉड का जो द्रव्यमान है सर, ये रॉड जो है वो m किलोग्राम की रॉड है, ऐसे जमीन में पड़ी है। m किलोग्राम की रॉड है, जमीन में पड़ी है। और इस रॉड की जो लंबाई है सर, इस रॉड की जो लंबाई है वो l है, l है, लंबाई l है और जमीन पे है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर इस रॉड को मैं एक किनारे से पकड़कर सर, इस रॉड को एक किनारे से पकड़कर सर इस तरह से खड़ा कर दूं, तो बताइए खड़ा करने में कितना कार्य करना होगा। इस रॉड को एक किनारे से पकड़कर सर ऐसे में खड़ा कर दूं तो कितना कार्य करना होगा। एक तो ये एग्जाम्पल है, ओके बच्चों। दूसरा जो सवाल आता है वो आता है कि अगर एक जंजीर है, जिस जंजीर का कुछ हिस्सा मेज में पड़ा है, कुछ हिस्सा लटका है, तो बताइए लटके हुए हिस्से को सर, इस लटके हुए हिस्से को अगर मैं ऊपर खींचूं फटाफट फटाफट, तो बताओ कितना कार्य करना होगा। बोलो, क्लियर है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखो, जब भी कभी खींचना या ऐसे सवाल आते हैं तो यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला इफेक्ट भी आ जाता है। आपको लगेगा कि अगर इस रॉड को ऊपर उठाना है तो बताइए कितना कार्य करना होगा। बच्चों ये निकालना है तो कार्य का एक और फॉर्मूला होता है, सिर्फ और सिर्फ mgh। कार्य का फॉर्मूला ये भी होता है mgh उठाने वाले केस में। लेकिन हमें बस ये देखना होता है कि सर यहां पर ये जो h है, h उसकी लंबाई संबाई नहीं होती। h का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर उठ गया। तो मेरे भाई पहले जो उसका गुरुत्व केंद्र था वो g ये था, बाद में जब आपने खड़ा कर दिया तो g इतना हो गया। तो आप मुझे बताओ इस g को कितना ऊंचाई पे चला गया मेरे भाई, ऐसे। तो कहना सर इसकी लंबाई l है, g कितना ऊपर चला गया, l/2। तो g जितना हाइट चला जाता है सर, उसी को हम लोग हमेशा h मानते हैं। इसीलिए इस वाली कंडीशन में आने वाला जो कार्य होता है वो mg और h की जगह पे क्या रखना होता है, l/2। ये सर इस कंडीशन में किया गया कार्य होगा, ये इस कंडीशन में किया गया कार्य होगा, ठीक है। बताइए अब चैन वाला सुनिए। चैन वाला तो मैं एक सीधा सीधा एग्जाम्पल ही लेके आया हूं। मैं आपको बता दूं ये जो चैन वाला है ना, ये चैन वाला बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनो। इसमें भी गुरुत्व केंद्र का हिसाब किताब है। एक समरूप जंजीर जिसकी लंबाई l, द्रव्यमान m चिकनी मेज पर पड़ी हुई है तथा इसकी 1/3 लंबाई ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लटक रही है। सर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये मेज है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये क्या है सर, ये मेज है। और इसमें बताइए एक समान जंजीर इस तरह से लटकी हुई है और कुछ लंबाई जो है जमीन पे पड़ी हुई है, मतलब कुछ लंबाई जो है सर, कुछ लंबाई इस तरह से लटकी हुई है और कुछ लंबाई जमीन में पड़ी हुई है, ऐसे। सुंदर है ना। प्रश्न यह है, एक समरूप जंजीर जिसकी लंबाई l, द्रव्यमान m एक चिकनी मेज पे पड़ी हुई है, उसकी 1/3 लंबाई ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर लटकी हुई है। कितनी लंबाई लटकी हुई है, 1/3। 1/3 का मतलब l/3 लटका हुआ है। यदि स्मॉल g वृत्तीय त्वरण है तो नीचे लटके हुए भाग को ऊपर खींचने में कितना कार्य होगा। यानी यहां पर एक आदमी खड़ा हो जाए, एक आदमी खड़ा हो जाए, तो बताइए इस आदमी को ऊपर खींचने में, जंजीर को ऊपर खींचने में, ये जो जंजीर है इस जंजीर को ऊपर खींचने में कितना काम करना होगा, ठीक है। फिर यहां पर भी सेम वही लॉजिक, आप ये देखो कि गुरुत्व केंद्र कितना ऊपर खींचेगा। पूरी जंजीर से मुझे मतलब नहीं है, पता है क्या, देखो जब ये आदमी ऐसे खींचेगा ना तो इसको अलग अलग कार्य करना होगा। पहली बार जब खींचेगा तो ज्यादा काम करना होगा और जैसे जैसे लंबाई कम होती जाएगी काम कम होता जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमें स्मॉल जी का सहारा लेना होता है, गुरुत्व केंद्र का सहारा लेना होता है ना। तो पहले आप बताओ गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल जी बीचों बीच होगा। बोलो होगा,
लटका हुआ भाग L/3 है, लटका हुआ भाग L/3 है, तो कितना खींचना होगा इसको ऊपर? तो कहना पूरा लटका हुआ भाग L/3 है, L/3, तो खींचना कितना होगा? उसका आधा, L/3 का आधा L/6 होता है, खींचना इसको L/6 होगा। अरे यानी गुरुत्वाकर्षण सर कैपिटल G L/6 ऊपर जाएगा। बोलो भाई क्लियर है ना इतना? अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं। आपको पता है कि कार्य बराबर फॉर्मूला होता है mgh, ये होता है। चलो पूरा m है, पूरा m है, लेकिन खींचना तो सिर्फ इस L/3 को है। L/3 के हिस्से का भार कितना हो जाएगा? mg/3। पूरा द्रव्यमान m था, 8/3 हिस्से का भार 8/3, तो भार mg की जगह पर आपको mg/3 लिखना होगा है। और इसके बाद बताइए गुरुत्व केंद्र कितना ऊपर जा रहा है? बस उसी का मल्टीप्लाई करना होता है h का। तो गुरुत्व केंद्र ऊपर जा रहा है बच्चों L/6, इसीलिए इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो mgl डिवाइड बाई 18 होगा, mgl डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो मेरे भाई बस यहां लॉजिक सिर्फ इतना है कि गुरुत्व केंद्र कितना ऊपर जा रहा है, बस उसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है। हरा, एक बार जल्दी बताइए ये बात सबको क्लियर हो गई? कमेंट करके बताइए यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? टाइप 4 हो चुका है, अभी टाइप 5 बाकी है। एक बार सेशन को लाइक कर देना यार दिल से। अरे ईमानदारी के साथ बताओ तुम्हें मजा आ रही है? इतना मेहनत की जाती है, सब कंटेंट बनाने में मजा आ रही है, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना। चलो टाइप 5 सुनिए। अब टाइप 5 क्या होता है उस बात को समझो, है ना बच्चों? टाइप 5 ये कहता है, ध्यान से सुनो, टाइप 5 ये कहता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई पिंड है और इस पिंड का द्रव्यमान या भार mg है ना सर? ये पिंड है और इस पिंड का जो भार है सर, ये भार मान लीजिए mg है, नीचे की ओर काम करेगा mg। और इस पिंड को हवा में, कहां पर? हवा में हमें उठाकर h ऊंचाई ऊपर ले जाना है। अगर इस पिंड को हवा में h ऊंचाई ऊपर ले जाना है तो बताइए कितना कार्य करना होता है? तो कहना कि जब किसी पिंड को हवा में h ऊंचाई ऊपर ले जाना होता है बच्चों, तो वहां पर किया गया कार्य mgh होता है। किसी पिंड को अगर हवा में h ऊंचाई ऊपर ले जाना है तो किया गया कार्य बताइए कितना होता है? mgh। ये बात सबको पता है। लेकिन अगर इसी पिंड को हमने पानी में, इसी पिंड को पानी में, पानी बोल दो या द्रव बोल दो, ठीक है, तो अगर हम लोग इसी पिंड को किसी द्रव में सेम ऊंचाई, सेम h ऊंचाई पर ऊपर ले जाना है, मान लीजिए इसी पिंड को जिसका भार क्या है सर? जिसका भार mg है, हमें सेम ऊंचाई सर h ऊंचाई ऊपर ले जाना है, तो बताइए इस कंडीशन में किया जाए कार्य कितना? पहले आप बताओ, द्रव में अगर ऊपर ले जाना होगा तो कार्य ज्यादा करना होगा कि कम? तो कहना जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उसका भार कम हो जाता है, इसीलिए याली कंडीशन में कार्य कम करना होगा। तो बच्चों जब भी कभी किसी भी वस्तु को आप द्रव में ऊपर ले जाते हैं तो द्रव में किया गया जो कार्य होता है, उसी वस्तु को द्रव में जब ऊपर ले जाते हैं सेम ऊंचाई पर, उस कंडीशन में किया गया कार्य का फॉर्मूला हो जाता है, डायरेक्ट ध्यान रखना, mgh ब्रैकेट में, और यहां कार्य कम करना होता है, इसलिए आगे -1 माइनस d2 अपॉन d1। 1 माइनस d2 अपॉन d1 ये वो कार्य होता है जब किसी वस्तु को हम द्रव में ऊपर ले जाने पे करते हैं। ठीक है, अब आपके मन में आ रही है d2 और d1 क्या है? तो बच्चों याद रखना, ये जो d2 है, d2 तो कहना d2 तुम्हारा द्रव का घनत्व है। d2 मैं लिख देता हूं यहां पर, d2 किसका घनत्व है? तो कहना d2 है सर द्रव का घनत्व है। और मेरे भाई यार d1 क्या है? तो कहना यहां d1 जो है सर वो है वस्तु का घनत्व। ध्यान रखिएगा, तो ऊपर वाला जो d2 है वो द्रव का घनत्व है और नीचे वाला जो d1 है सर वो वस्तु का घनत्व है। बोलिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया? तो ये हमारा टाइप 5 का सवाल है जो हमारे वर्क वाले चैप्टर से पूछा जाता है और इस पर आधारित ये रहा आपके सामने वो सवाल। बताइए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए इस सवाल का सही आंसर कितना होना चाहिए। बहुत प्यारा सवाल है। अब बच्चों ये वाला सवाल देखिए, किसी पिंड को हवा में निश्चित ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य 100 जूल है।
मतलब जब तुम हवा में किसी पिंड को उठा रहे हो, मतलब mgh, सर इसका मान इन्होंने दे दिया 100 जूल। जब किसी पिंड को हवा में निश्चित ऊंचाई तक उठा रहे हो तो टीयर आकार 100 जूल है, यानी आप कह सकते हैं W एयर बराबर हो गया mgh बराबर 100 जूल। फिर आगे देखो क्या लिखा है, सर इसी पिंड को पानी में उसी ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो बताइए टीयर आकार। अगर हमने वही सेम पिंड कहां पर उठाया है सर, पानी में उठाया है, वाटर में है, तो मैंने याद करो बताया था कि जब भी कभी द्रव में उठाए गए कार्य पूछा जाता है तो mgh ब्रैकेट में बताइए क्या होता है, 1 माइनस d2 अपॉन d1। क्लियर है? चलो तो आप बताइए सर mgh कितना है, सर mgh है 100 जूल, mgh 100 जूल पूरा mgh। और d2 याद करो मैंने क्या बोला था, सर d2 मैंने बोला था द्रव का घनत्व। सर द्रव क्या है, सर द्रव तो पानी है, पानी की डेंसिटी आप सबको पता होना चाहिए। सर पानी की डेंसिटी होती है बच्चों 8000 और d1 है वस्तु का घनत्व है 3000। देख लो तो 101%, ये जो उत्तर आने वाला है वो 100 गुणे 2/3, यानी जो भी आंसर आएगा सर वो 200/3, सर 200/3 जूल के साथ आएगा, 200/3 जूल के साथ आएगा। ठीक है बच्चा, तो आज के इस 30 मिनट के शो में देखो मैंने कहा ना रियलिटी अलग होती है, हम लोग कार्य बहुत पढ़ते हैं लेकिन क्या हमसे सवाल बन पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि कार्य में कम से कम 5 तरह के सवाल बनते हैं, 5 टाइप के सवाल बनते हैं, और वो मैंने 5 टाइप के सवाल आपको बता दिए। गोपाल प्यारा सर आपके ऑप्टिकल वाले चैप्टर से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट पढ़ के, अरे वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप कहो तो मैं आपको एक सवाल घर के लिए दे दूं इसी पर आधारित, क्योंकि ये वाला सवाल, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं इसी तरह से रात के 9 बजे वाली जो टाइमिंग है आप नोट डाउन कर लीजिए। जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास है जो आपको 50 नंबर दिलाएगी, इसमें जितने भी हमारे चैप्टर से लगभग 12 चैप्टर है, हर एक चैप्टर से मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लाकर आधे घंटे में आपका क्लियर करूंगा। जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप कॉपी में नोट डाउन करना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, किस नाम से, 30 मिनट 100 टॉपिक का नाम, फिर 100 टॉपिक का नाम। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सारे बच्चे कमेंट करके जरूर मुझे बताना आपको ये क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताना क्या आपने इससे पहले वर्क को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा था, क्या आपने कार्य को बनने वाले क्वेश्चन इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा था, ये जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट